ऑडियो 3 बालकों का भावनात्मक विकास। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। कई बच्चों में तो वह संदेह इतना प्रबल हो जाता है कि वे असफलता को निश्चित मानकर प्रयत्न ही नहीं करते। जैसे तैसे अधूरे मन से प्रयत्न भी करते हैं तो सफल नहीं होते। बच्चों को हीन कमजोर बनाना, उनकी बार बार आलोचना करना उन्हें वैसा ही बनाना है जैसा अभिभावक गण स्वयं नहीं चाहते। बालकों से स्पर्धा की प्रोत्साहन और प्रेरणा भरी बातें कहना, उनके आत्मविश्वास के उत्साह को बढ़ाना ही उनके जीवन की सफलता, प्रौढ़ता एवं विकास का रहस्य है। इतना ही नहीं, गलतियों भूलों से होने वाली हीन प्रतिक्रिया को ही बालकों के मानस पटल से दूर कर देना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण कार्यों में निर्भीकता, निसंकोच हाथ डालने की क्षमता और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनकी साज संभाल रखना माँ का उत्तरदायित्व है, किंतु बालकों की शिक्षा दीक्षा, उनका मानसिक विकास, तो व्यक्तित्व का निर्माण, उन्हें मनुष्य बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पिता पर ही है। स्कूल कॉलेज में भी पुस्तकीय ज्ञान, अक्षर ज्ञान ही हो पाता है, किंतु जीवन के आंतरिक एवं बाह्य समग्र ढांचे का निर्माण पिता द्वारा ही पूर्ण होता है। यह एक निश्चित तथ्य है। इसके लिए बच्चों और पिता में नित्य प्रति का संपर्क रहना, पिता द्वारा बच्चों के जीवन में गहरी दिलचस्पी का होना आवश्यक है। अक्सर आजकल के संघर्षमय भागदौड़ के जीवन में इसकी भी कमी होती चली जा रही है। बच्चों से पिता का संपर्क बहुत कम हो पाता है या इसका सर्वथा अभाव ही रहता है। वकील, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, नेता सभी अपने कार्यक्रमों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इसके लिए अपना कुछ समय भी नहीं दे पाते। अन्य सामान्य अशिक्षित लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होता। कई लोग बच्चों में घुलना मिलना उचित नहीं समझते। कुछ भी हो, किंतु यह एक भारी भूल है। पिता के साथ खेलने की बालकों में एक स्वाभाविक भूख होती है, जिसके तृप्त न होने पर बालकों का मानसिक विकास नहीं होता और वे परित्यक्त की तरह निराशा, उदासीनता, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक दृष्टि से ऐसे बच्चे जिन्हें पिता का संपर्क प्राप्त नहीं हुआ, अविकसित, फूहड़ एवं अयोग्य निकलते हैं। बड़े आदमी जो बच्चों के लिए कुछ भी समय नहीं लगाते, उनके बच्चे अधिक बिगड़ते देखे जाते हैं। अतः एक पिता होने के नाते व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय बच्चों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। समाज में भले ही कोई कुछ भी हो, बड़ी संपत्ति के मालिक, बड़े राजनैतिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, वकील आदि से लेकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए पिता ही हैं और पिता के कर्तव्य उत्तरदायित्व को निभाना भी उनके लिए उसी तरह अनिवार्य आवश्यक है जिस तरह उसका पिता होने का अधिकार है। बालकों का समुचित विकास करिए। समुचित विकास का अर्थ है बालक की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक वृद्धि। जब तक बालक में इन तीनों शक्तियों का संतुलित विकास नहीं होता, उसका व्यक्तित्व अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता और व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। मनुष्य जीवन की महान उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता। समाज उसको या तो समझ ही नहीं पाता या समझने में भूल करता है। जिसका जितना ही उज्जवल चित्र समाज के सामने रहता है, वह उतना ही ठीक पहचाना जाता है। समुचित विकास के लिए बालक को प्रेरणा देने से पहले यह आवश्यक है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास का क्या अर्थ है, यह समझ लेना चाहिए। शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर का सुगढ़, स्वस्थ और सशक्त होना। मानसिक विकास का अर्थ है मन का प्रसन्न, प्रफुल्ल, निर्भीक, साहसिक, विश्वस्त और स्थिर होना। बौद्धिक विकास का अर्थ है किसी बात के ठीक ठीक समझने, समझाने और निर्णय में बुद्धि का समर्थ होना। और समुचित विकास का अर्थ है इन तीनों बातों का साथ साथ समान रूप से वृद्धि पाना। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद बौद्धिक और तत्पश्चात मानसिक। इस क्रम से विकास होने के कारण शारीरिक विकास अन्य दोनों विकासों की आधार भूमि मानी जाती है। अतएव अभिभावकों का पहला कर्तव्य है बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देना। बालकों को उसकी आयु के अनुरूप शुद्ध और सुपाच्य वस्तुएं खिलानी चाहिए, क्योंकि प्रौढ़ों की पाचन शक्ति और बच्चों की पाचन शक्ति में अंतर होता है। अधिकतर सभी घरों में सबको एक ही समान भोजन दिया जाता है। क्या बच्चे, क्या प्रौढ़ एक ही प्रकार की बनी रसोई खाते हैं?
न किसी के अलग भोजन की व्यवस्था होती है और न इसकी आवश्यकता अथवा महत्व समझा जाता है। प्रायः सभी अभिभावक वह चीजें बच्चों को भी खिलाते हैं जो उन्हें पसंद होती है। बच्चा यदि अपनी प्रकृति अथवा आयु के प्रतिकूल कोई चीज ना भी पसंद करता है, तब भी उसे थोड़ी थोड़ी और बार बार खिलाकर उन चीजों का अभ्यास कराते हैं। वे सदैव यह चाहते रहते हैं कि बच्चा ठीक उनके ही अनुसार हर बात का अभ्यस्त होकर ठीक ठीक उनका ही प्रतिरूप बने। समान भोजन का अभ्यास बना लेने में उन्हें एक सबसे बड़ी सुविधा यह दिखती है कि बच्चे के लिए अलग से भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का झंझट नहीं करना पड़ता। वे इसमें कम समय और पैसे की बचत की सुविधा देखते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य को नहीं देखते। मिर्च मसालों वाला भोजन भी बच्चे को खिलाने में संकोच नहीं करते। यद्यपि वह मिर्च आदि मुंह में लगते ही रोने लगता है, तथापि उनको यह विचार नहीं आता कि यह चीज उनके प्रतिकूल है, नहीं खिलानी चाहिए। इसके विपरीत बहुतों को यह विश्वास होता है कि मिर्च मसालों से बच्चों की पाचन क्रिया को शक्ति मिलती है और उसकी जुबान खुलती है। यह भूल है। मिर्च मसाले बच्चे की पाचन क्रिया को खराब कर देते हैं और उसके स्वस्थ बनने में बाधक होते हैं। जब बालक का शारीरिक विकास समुचित रूप से होता चलेगा तो अन्य दो विकास भी ठीक ठीक होंगे। भोजन का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। जिस प्रकार का भोजन बच्चे को दिया जाएगा उसी प्रकार का उसका मन और मस्तिष्क बनेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उसे केवल वे ही चीजें खिलाई जानी चाहिए जो उसके शरीर, मन और मस्तिष्क के अनुकूल हों, जिनसे शरीर स्वस्थ, मन सबल और बुद्धि प्रखर बने। बौद्धिक विकास के लिए उसे ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जो उसके अनुकूल हो। उससे बुद्धिवर्धक बातें की जानी चाहिए और ऐसे खेल खिलाया जाना चाहिए जिसमें उसे थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़े। व्यावहारिक बातों में क्या कैसे होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए आदि तर्क पद्धति से सोचने और समझने का अभ्यस्त बनाना चाहिए। इनसे उसमें विचार शक्ति का उदय होगा और वह हर बात पर विचार करने लगेगा। बुद्धि का अधिकाधिक उपयोग ही बौद्धिक विकास का सबसे अच्छा साधन है। उसे सामान्य रूप से उपयोग और प्रयोग में आने वाली चीजों का प्रारंभिक ज्ञान कराया जा सकता है, जैसे दूध कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, वह कब लाभ करता है, अच्छे और खराब दूध की क्या पहचान है, अन्न कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा अन्न कैसा होता है और उसकी क्या पहचान है, सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, कपड़ा कैसे बनता है, कॉपी, कागज, किताबें आदि किस प्रकार इस रूप में आती हैं आदि। तात्पर्य यह है कि नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली चीजों के माध्यम से उसमें ज्ञानोपार्जन की एक प्रवृत्ति का जागरण किया जा सकता है, जिससे आगे चलकर उसमें अधिकाधिक ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी और वह अध्ययनशील एवं अन्वेषणशील बन जाएगा, जिससे बौद्धिक विकास में पर्याप्त लाभ होगा। पाठशाला में भेजने से पूर्व बच्चे को 1-2 साल घर पर पढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के अनुकूल उसका बौद्धिक धरातल तैयार हो जाए। घर पर शिक्षा देने से इस बात का भी पता लग जाएगा कि किन विषयों में उसकी विशेष रुचि है और कौन से विषय उसे कठिन पड़ते हैं। इसका पता लग जाने से शिक्षक को उससे अवगत कराया जा सकता है, जिससे शिक्षक को उसे समझाने और पढ़ाने में सुविधा हो। साथ ही जब कोई बच्चा कुछ अपनी योग्यता लेकर घर से पाठशाला जाएगा तो पढ़ना उसके लिए एकदम कोई नई चीज न होगी और वह कक्षा में ठीक से चल सकेगा। अधिकतर बच्चे 3-4 वर्ष की आयु में ही पाठशाला की ओर हाँक दिए जाते हैं, जिससे वह नए काम और नई जगह के कारण घबराते हैं, रोते हैं और बचना चाहते हैं। नित्य प्रति पाठशाला जाने के समय अनुरोध का झंझट पैदा होता है, जिससे अभिभावक को झल्लाहट और बच्चे को अरुचि पैदा होती है और कभी कभी तो माता पिता परेशान होकर उसे शिक्षा के अयोग्य समझकर इस ओर से उदासीन हो जाते हैं और यह धारणा बनाकर पढ़ने से बिठा लेते हैं कि इसके भाग्य में विद्या है ही नहीं। अस्तु पाठशाला भेजने से पहले यदि उसके अनुकूल उसका बौद्धिक धरातल घर पर ही तैयार कर दिया जाए तो इस प्रकार की संभावनाओं का अवसर ही न आए। शिक्षा के विषय में केवल शिक्षालयों तथा शिक्षकों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वयं भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में क्या प्रगति कर रहा है। कमजोर बच्चों की अभिभावकों को स्वयं पढ़ाई में कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिए। साल बचाने के लिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए
व्यर्थ प्रयत्न न करना चाहिए। शिक्षा को योग्यता के मापदंड से नापना चाहिए, न कि कक्षा की श्रेणी से। आशय यह है कि बच्चे के लिए शिक्षा की ऐसी अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का प्रबंध करना चाहिए जिससे कि वे दिन दिन योग्य बन सकें। मानसिक विकास के लिए उन्हें अधिक से अधिक प्रसन्न एवं विशुद्ध वातावरण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। न उन पर इतना नियंत्रण करना चाहिए कि वे मुर्दा मन हो जाएं और न इतनी छूट देनी चाहिए कि वे उच्छृंखल हो जाएं। इन्हें भय से मुक्त करने के लिए साहस की कथाएं सुनाई जानी चाहिए और उदाहरण देने चाहिए। उन्हें किसी बात से सावधान करना चाहिए, किंतु भयभीत नहीं। धीरे धीरे कठिन कामों का अभ्यस्त बनाना चाहिए। काम बिगड़ जाने पर उनका उपहास न करके सुधार की शिक्षा देनी चाहिए और समुचित सराहना से प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके सामने क्रोध, लोभ, स्वार्थ अथवा असद्भावनाओं की परिस्थितियां न आने देना चाहिए। उन्हें अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित और बुरी बातों के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उनके सामने कभी भी ऐसी बातें न की जानी चाहिए जिनसे मन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। अभिभावकों को अपने व्यसनों की पुष्टि उनकी नज़र बचाकर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से वे भी व्यसनी बन सकते हैं और तब उन पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों को भीरू नहीं, वीर बनाइए। बच्चा जन्म से कायर नहीं होता। उसकी नैसर्गिक प्रकृति इतनी निर्भीक होती है कि वह सांप, चूहे, बिल्ली, बंदर जो भी पास आए पकड़ने को ही दौड़ता है। उसे प्रत्येक वस्तु खेल की, विनोद की वस्तु लगती है और संभवतः वह इसीलिए बिना हिचक के प्रत्येक वस्तु की ओर दौड़ पड़ता है। बच्चे के मस्तिष्क में पूर्वारंभ में भय की भावना न जगाई जाए तो हमारा विश्वास है कि वह भी कायर नहीं हो सकता। घर का वातावरण और माता पिता का त्रुटिपूर्ण संरक्षण ही उन्हें भीरू बनाता है। भारतवर्ष की अतीतकालीन परंपराओं की दृष्टि से यह अभिशाप सा लगता है कि हमारे बच्चे डरपोक बने। वीर प्रसवनी वसुंधरा के लालनों को तो वीर, साहसी और बांकुरा ही होना चाहिए। इस निर्माण में आप बहुत अधिक सहयोग दे सकते हैं। निर्भीक प्रकृति के बालकों में भय की भावना पैदा कर देने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व भी अभिभावकों का है। व्यक्तिगत सावधानी और समीपवर्ती वातावरण को शुद्ध रखकर अपने बच्चों को निर्भय प्रकृति का बना सकते हैं। माता पिता की अविश्वासी प्रकृति हमारी दृष्टि में मुख्य विकार है। उन्हें अपने बालकों पर विश्वास नहीं होता और वे छोटी छोटी आशंकाओं को लेकर बालकों की क्रीड़ाओं में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसमें केवल परावलंबी हो जाने का दोष नहीं है, वरन बच्चे का अपनी ही शक्तियों के प्रति विश्वास उठने लगता है। वह अपने को दीन दयनीय स्थिति वाला समझने लगता है। कायरता की मुख्य जड़ यही है। बच्चे की कुशलता की देखरेख तो रखिए, पर इतनी नहीं कि उसकी अपनी क्रियाशक्ति परावलंबी हो जाए। इसमें इतना ही संभव है कि बच्चा कहीं फिसलकर गिर पड़े और मामूली चोट आ जाए या उंगली में थोड़ा जल जाए। घर में और किसी खतरे की आशंका नहीं होती। यदि हो भी तो कारण दूर कर देना चाहिए, पर बच्चे के कार्यों में जितना कम संभव हो हस्तक्षेप करना चाहिए। स्वानुभूतियां बालक का नैसर्गिक विकास करती हैं, प्रबुद्ध और निर्भय बनाती हैं। अज्ञान और असत्य मूलक विश्वास से बच्चों को परिचित करा देना बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य का जैसा विश्वास होता है वैसा ही उसके कार्यों का फल भी उसे मिलता है। यदि विश्वास सत्य, ज्ञान और प्रेम मूलक होगा तो उससे विकास होगा। इसके विपरीत यदि विश्वास असत्य और अज्ञान परक हुआ तो वह घृणा और पतन की ओर ले जाएगा। बहुधा माताएं बच्चों को चुप करने के लिए या भुलावे के लिए बाबाजी, सिपाही, हौवा, भूत, बुढ़िया, डायन, जूजू आदि का भय दिखाती हैं। बेचारा बच्चा डरकर दुबक जाता है। माताएं अपनी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न होती हैं, पर उसका बुरा असर बच्चों के जीवन पर पड़ता है। वह सदा के लिए भीरू बन जाते हैं। उनमें अंधविश्वास की प्रकृति जोर पकड़ने लगती है। बालकों को कमजोर बनाने में इसका मुख्य हाथ है। बच्चों के आगे डरावने दृश्यों का वर्णन या भावोत्पादक कहानियां नहीं सुनाना चाहिए। भूत मसानों के किस्से और रोमांचकारी घटनाओं के चित्रण करना बड़ी भूल होगी। इस प्रकार की बातों से उसके प्रसुप्त मन में भयोत्पादक ग्रंथियां जम जाती हैं, जो बाद में अपना कार्य प्रारंभ कर बच्चों को डरपोक बना देती हैं।
प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि यदि उन्हें ऐसा मालूम पड़े कि किसी बात को लेकर बच्चे के मस्तिष्क में भय पैदा हो रहा है तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाए, ताकि वैसी भावना मस्तिष्क में जड़ न जमा ले। भय केवल डरावने मनगढ़ंत भयोत्पादक कहानियां सुनने से ही नहीं पैदा होता है। कई बार लड़ाई झगड़ों के कारण वातावरण में एक प्रकार का भयोत्पादक कंपन छा जाता है। इससे बच्चों के कोमल मस्तिष्क में आघात होता है और वे बहुत जल्दी डर जाते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर लड़ने, गालियां बकने, चीखने, मारपीट करने से जो डरावना वातावरण बनता है उससे बच्चों को सदैव दूर रखना चाहिए। यह सब इसलिए आवश्यक है कि बच्चे के मन में भय न पैदा हो और वह कायर एवं कमजोर न बने। इससे अधिक बच्चे के रचनात्मक विकास में सहयोग देने का महत्व है। बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही वीर बाकुरा बनाना चाहिए। शकुंतला का भरत सिंहों के बच्चों के साथ खेला करता था। अब वैसा संकल्प और आत्मबल न हो तो भी साहसपूर्ण कहानियां, बाल निर्माण के रोचक संस्मरण तो सुनाए ही जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के वीरतापूर्ण कार्यों की चर्चा करनी चाहिए। ऐसी कहानियां काल्पनिक भी हो सकती हैं, ऐतिहासिक भी, जिनसे बच्चे पर अनुकूल प्रभाव पड़े। ऐसी कथाएं रात को लेटते समय या दिन में किसी भी अवकाश के समय बच्चों को सुनाना चाहिए। कहानियों की तरह ही काव्य भी बच्चों को प्रिय होता है। उन्हें गाना सुनने सुनाने का शौक होता है, पर लोगों की यह भूल होती है और वे दोषपूर्ण गीतों के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देते हैं। यूं बच्चों को ऐसी रचनाएं सुनानी और याद करानी चाहिए जिनसे उनकी भावनाओं में दृढ़ता, वीरता का आदर्श जागृत होता हो। बुद्धिमान स्त्रियां बच्चों को लोरियां गाकर सुलाती हैं। उन लोरियों में भय नहीं, प्रेम, श्रद्धा और वीरता की बातें होती हैं। भूत आदि की अंधविश्वासमयी बातों से बालकों का मन कमजोर नहीं करती, इसलिए लोग वीर होते हैं। बालक के मन को भय, आतंक और विकार जन्य संस्कारों से बचाना नितांत आवश्यक है।